जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुखिंदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ट्रम्प साहब पहुंच गए हैं चाइना। ट्रम्प साहब की पॉलिसी ये है कि मैं एक सुनने में आया है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रेड वो बनाना चाहते हैं, आई थिंक चाइना के साथ मिलके। और दूसरा, आप इस विजिट को कैसे देखते हैं ओवरऑल? तीसरा, मुझे एक ये चीज़ समझाएं कि ट्रम्प ने ये कहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू मैनेज चाइना थ्रू एलाइज एंड फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स, मैं डायरेक्ट डील करूंगा इसको। तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका की सारी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि एलाइज के जरिए चीज़ें करने की, वो तो ख़त्म हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया की रेलिवेंस, वेयर डू यू सी दिस? या कि आप समझते हैं कि इनकी कोई रेलिवेंस उनके पास नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि चाइना इज अ पावर विच इज ऑलरेडी रेजन। सो हाउ टू, इसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, मैनेज करना है। तो वो समझते हैं मैनेज हम खुद करें, बजाय इसके कि हम अपने पार्टनर्स को बहुत कुछ दें और ये आगे से उसको मैनेज करें। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? आपके सवाल में कई सवाल हैं। तो पहला सवाल ये देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, काफ़ी तब्दीली आ गई है विथ रिगार्ड्स टू फॉरेन पॉलिसी इन जनरल और चाइना को लेकर। जब डोनाल्ड ट्रंप पहले टर्म में आए थे तो चाइना वॉज अ राइजिंग पावर। ठीक है, ये 8 साल के बाद जा रहे हैं बीजिंग। आपको याद है, मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि मैं बाय रोड गया हांगकांग से शेंगेन, और रास्ते में सोच रहा था कि मैं वहाँ पहुँच एक शो करूँगा, और इस शो का टाइटल होगा कि व्हेन विल इंडिया कैच अप विथ चाइना। ये मैं करने वाला था पहुँच। कुछ 40-45 मिनट की वो ड्राइव थी। तीन तीन मिनट लगे थे मुझे टोटल इमिग्रेशन करने के लिए शेंगेन में। बट एक आधा घंटा क्या देखा मैंने शेंगेन, मैंने टॉपिक चेंज कर दिया टू व्हेन विल द यूएस कैच अप विद चाइना। देखिए, तो चाइना जिस तेज़ी से डेवलप हो रहा है, हम लोग जो चीज़ें यहाँ पर सालों में करते हो वहाँ हफ्तों में हो जाती है, और ये खबरें तो आती रहती है। सो दे आर डेवलपिंग। और उस ज़माने में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, अमेरिका बहुत आगे था इकोनॉमिकली, मिलिटरीली वगैरह, और अब गैप ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक कि nobody is talking about China in America as a rising power, वो चाइना को एज ए पीयर कंपेटिटर की तरह देख रहे हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट शिफ्ट जो हुई है। इट इज़ नॉट जस्ट ट्रंप की सोच में, इट इज़ इन द एंटायर अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की सोच में। ये फ़र्क आ गया है कि नाउ दे थिंक ऑफ चाइना एज ए पीयर कंपेटिटर, यानी हमारे बराबर का। तो आपको याद है वो, उन दिनों मैंने एक आर्टिकल लिखा था जब जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात शी जिनपिंग से बुसान साउथ कोरिया में हुई थी, एशिया पैसिफिक मीटिंग के दौरान। उनकी वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में मैंने द डिप्लोमेट में एक आर्टिकल लिखा था, सेइंग G2 समिट। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये लफ्ज़ यूज़ किए थे, G2 समिट। तो मैंने कहा था कि ये G2 समिट हो जाता है तो मिडिल पावर्स का क्या होगा, मल्टीपोलैरिटी किधर चली जाएगी। यानी भारत का, फ्रांस का, यूरोपियन यूनियन, जापान, ये सारे मुल्क को साइडलाइन कर दिया। और उसका नतीजा आप कंसिस्टेंटली देख रहे हैं। आप इंडो पैसिफिक की बात सुन ही नहीं रहे, और इंडो पैसिफिक की बात इस हद तक सुन नहीं रहे हैं कि क्वाड की भी अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। सो दीज आर सम साइंस के अमेरिका इसकी सोच काफ़ी बदल गई है फ्रॉम द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन टू ट्रंप 2.0। अब देखना कि क्या बातें करते हैं जब मार्को रूबियो इंडिया आते हैं एट द एंड ऑफ मे। और वो मीटिंग जो इंडिया में होने वाली है, दैट इज़ आई थिंक ए सब्सटीट्यूट टू हेड ऑफ स्टेट्स मीटिंग। अभी कंफर्म नहीं हो, अभी जापानीज़ और ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर्स ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, बट इंडिया इज़ प्रपोजिंग। और मार्को रूबियो ने भी कहा कि मैं इंडिया जाऊंगा अराउंड मे एंड। तो वहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आजकल मार्को रूबियो की जो तकरीरें हैं, उसको हम ट्रंप की आवाज़ नहीं सुनना चाहिए, उसको अपनी कैंपेन की आवाज़ लग रही है मुझे, कि उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है कैंपेनिंग फॉर 2028। सो मार्को रूबियो विल प्रोवाइड सम क्लैरिटी, बट he may not be the exact voice of Donald Trump.
तो बेसिकली क्या हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि अगर मैं चाइना के साथ मुझे मिलके रहना ही है, चाइना हैज़ बिकम वेरी पावरफुल, चाइना के पास अब लेवरेज आ गया है, तो अगर मैं चाइना के साथ दोस्ती कर लूँ तो मैं इनको इन सब के नखरे बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इंडिया के, जापान के, फ्रांस के, साउथ कोरिया के। तो आपने देखा होगा कि बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका एक सबसे बड़ा एलिमेंट था मिनीलैटरलिज्म, यानी ऑकस, याद है आपको? अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑकस एक पैदा हुआ था, ट्राइलैटरल डायलॉग। फिर इन्होंने क्वाड के बदले स्क्वाड भी बनाया था, याद है आपको? स्क्वाड, जिसमें फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका थे। ये तीनों मुल्क हैं जिसके साथ अमेरिका के मिलिट्री ट्रीटीज़ ऑलरेडी हैं। तो ये बाइडेन एक किस्म के ये छोटे छोटे ग्रुपिंग्स बना रहे थे, क्वाड, स्क्वाड, ऑकस, ताकि वो चाइना को घेर लें मिलिटरीली। और फिर वो जो बातें हो रही थी इनर आइलैंड्स, आउटर आइलैंड्स का जो लेयर है कि चाइना को कैसा कंटेन किया जाए कि बाहर ना आए। सो ऑल ऑफ दैट चैटर ख़त्म हो गया। ना आपने ऑकस की कोई बात सुनी, स्क्वाड का तो नाम मुझे सुना ही नहीं दिया, और क्वाड की मीटिंगें नहीं हुई अभी तक, एक्सेप्ट द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जयशंकर की जो मुलाकात हुई थी पिछले साल फरवरी में मार्को रूबियो के इनाग्रेशन के बाद। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम competitive पोजीशन टू शेयर्ड गवर्नेंस, शेयर्ड ग्लोबल गवर्नेंस कह सकते हैं आप, वहाँ उस तरफ जा रहा है। आज से 3-4 साल पहले मैंने एक ई बुक एडिट किया था विथ अबाउट 16 पीपल, यही सवाल पूछकर। तो मैंने कई मुल्कों से, ज़्यादातर वो मेरे स्टूडेंट्स ही थे, हमने एक ई बुक फॉर EIR के ऊपर किया था जिसमें हमने ये सवाल उठाया था कि चाइना और अमेरिका का रिश्ता कंपेटिटिव रहेगा या शेयर्ड गवर्नेंस रहेगा। तो बहुत कम लोग इस उम्मीद रख रहे थे कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ शेयर्ड मैनेजमेंट। तो उसका जो पहला टेस्ट होगा कि हाउ डज ईरान एंड अमेरिका टुगेदर हैंडल ईरान, अमेरिका एंड चाइना मिलके ईरान के मसले को कैसा हैंडल करते हैं। आपने अभी सुना होगा कि वांगी का कुछ बयान आया अबाउट हॉर्मुज को लेकर, राइट? कि उसमें साफ क्लियर लिख रहा है कि चाइना इज टेलिंग कि हॉर्मुज को आप ओपन कर दें, राइट? सो मुझे लगता है कि द टेस्ट फॉर अमेरिका के लिए भी कि कैन चाइना बी ए पार्टनर विल बी, अगर चाइना ईरान पे दबाव डालता है टुवर्ड्स द सीज फायर टू मेक कंसेशंस, ताकि वो, और अगर वो कंसेशंस नहीं करता तो देन इट्स ए फेलियर ऑफ जॉइंट गवर्नेंस ना। इसका मतलब ईरान और चाइना और अमेरिका मिलके ग्लोबल गवर्नेंस मैनेज नहीं कर सकते अगर दे कांट मैनेज ईरान। जी तो आप जी डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, चाइना किस हद तक जाएगा अमेरिका को ये कहने में कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलें या ईरान से डील करें? किस हद तक वो समझते हैं, किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, चाइना ने एक जवाब तो बड़ा तगड़ा तो दे दिया ना, जब उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ, अगर आप ईरान का तेल ख़रीदेंगे तो हम आपको सैंक्शंस कर देंगे। तो चाइना ने जवाब दे दिया कि ये इलीगल सैंक्शंस है, हम इसको रेस्पेक्ट नहीं करते। तो वो इमीडिएटली पुश बैक कर दिया। और चाइना के जो लोअर लेवल डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अमेरिकन डिप्लोमेट्स को साफ कह दिया कि अगर आप हमारे कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे तो हम आपके कंपनीज़ पर भी सैंक्शंस लगा देंगे। दैट इज़ वेरी क्लियर। तो ये दो चीज़ें उन्होंने पिछले 2-3 हफ्तों में सैंक्शंस किए हैं। जो चाइना के स्कॉलर्स हैं वो बार बार, मुझे याद है पिछले 2 महीने में बार बार ये पूछते रहते थे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो चाइना के लिए भी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना आए। देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप को कितना भी पागल बेवकूफ़ समझ लें, जो भी समझ लें, ही इज़ स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, दुनिया की सबसे बड़ा मोर पावरफुल स्टेट। जिस तरह अमेरिका पावर प्रोजेक्ट कर सकता है दुनिया में और कोई नहीं कर सकता।
मुझे आप बता दें कौन सा दूसरा मुल्क है जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स या 10,000 मील दूर पर एक एक 2 साल तक रख सकता है। अगर आप देखें हमारे बेसेस यूरोप से अगर हम निकालें 60,000 के करीब फ़ौज है हमारी यूरोप में, तकरीबन 2 लाख के से ज़्यादा फ़ौज अभी भी ईस्ट एशिया में है और ये कई सालों से है। सो वी आर बेसिकली ऑक्यूपाइंग मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वो ऑक्यूपेशन फ्रेंडली है, जापान के ऊपर, साउथ कोरिया पे, जर्मनी, ये सारे फ्रेंडली ऑक्यूपेशन है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा, बट वी आर टेक्निकली स्टिल एम्पायर ना। Then the only empire, China is not as powerful as the US. It is peer competitor हो गया है, but it still बहुत फ़र्क है $20 बिलियन और $32 बिलियन में। अमेरिका का डिफेंस बजट इज़ मोर देन डबल ऑफ चाइना। चाइना 240 कहता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि छुपाता है बजट। चाइना का बजट इज़ मोर देन 250। अगर हाफ ए ट्रिलियन भी ले लें आप, कि अगर वो $500 बिलियन भी है, तो इट इज़ स्टिल हाफ ऑफ द US डिफेंस बजट। But it is the only power which is close to America and which can create lots of problems for America बाज़ जगहों पर, जैसा कि एशिया में। तो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट से आ जाएंगी। द प्रॉब्लम विद डोनाल्ड ट्रंप इज़ कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में 2-3 चीज़ें चलती रहती है। एक, व्हाट इज़ गुड फॉर अमेरिका। दूसरा, व्हाट इज़ गुड फॉर मी। तीसरा, व्हाट विल लुक गुड इन टुमारोज हेडलाइंस। तो वो हेडलाइन चेजर हैं, एज ए रिपोर्टर की तरह ब्रेकिंग न्यूज़ भी देना चाहते हैं वो। लाइक आई डोंट, ही नीड्स टू गेट ओवर दैट, ही इज़ अ प्रेसिडेंट नॉट ए यूट्यूबर ना। तो तो वो एक प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप का। अगर वो वहाँ पर अपनी ये दूसरी दो बीमारियाँ हैं, अगर उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, and if he just asks the question, what is good for the US in the long term, then I think China is ready for a grand bargain. क्योंकि शी जिनपिंग ऐसा नहीं सोचते। शी जिनपिंग इज सिंपली फोकस्ड ऑन व्हाट इज गुड फॉर अमेरिका इन द लॉन्ग टर्म, सॉरी, व्हाट इज गुड फॉर चाइना इन द लॉन्ग टर्म, ये सोच रहे हैं शी जिनपिंग। अगर ये दोनों लीडर्स ये बातें सोचे, तो आई थिंक दे कैन कम अप विद ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें वो दोनों अपनी शेयर्ड हेजेमनी को एक्सटेंड कर सकते हैं काफ़ी दिन। एंड दैट इज़, आई थिंक, इंट्यूटिवली दोनों के दिमाग में ये बात आ रही है, बट दे आर नॉट एबल टू वर्क इट आउट। बट अभी तो शुरू हुआ है, देखिए अभी तो ये शुरू हुआ है डिस्कशन। वी विल सी हाउ फार दिस गोज, क्योंकि इसके बाद शी जिनपिंग आने वाले हैं मारालागो, तो वो कंफर्म डेट नहीं हुआ। शी जिनपिंग देखिए ऐसे बातें हवा में नहीं करते वो। I mean, the Chinese are very clear that if there is no progress in Trump's meeting in Beijing, then Xi Jinping is not going to come. देखिए अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने इसी टर्म में कितने यूरोप को चक्कर मार लिए, तीन तो मुझे याद आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई इन द US यूरोप रिलेशंस या यूक्रेन के मसाइल पे। शी जिनपिंग डज नॉट वांट टू वेस्ट हिज ट्रिप्स लाइक दैट। वो आना चाह रहे हैं एंड वांट सम सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो अगर इस मीटिंग में 1-2 कदम आगे बढ़ते हैं चाइना और अमेरिका, तो फिर वो मारालागो आएंगे मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बाद या फॉल में, एंड देयर विल बी सम प्रोग्रेस देन होपफुली, जब तक ये जंग ख़त्म हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। अभी और काफ़ी प्रेशर तो पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि ख़बरें लीक हो रही हैं कि UAE और सऊदी अरब ने भी ईरान पे डायरेक्ट हमले किए थे। ये यकीनन इज़राइल के पास से आ रहे हैं ये लीक्स, दरार पैदा करने के लिए बिटवीन ईरान एंड UAE, बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पर। तो बेसिकली द मैसेजिंग ये है कि सऊदी अरेबिया इज़ सीक्रेटली लाइक UAE, सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ मैसेजिंग आ रही है। तो मिडल ईस्ट में जो प्रेशर बढ़ रहा है, दैट कैन नॉट बी सस्टेन्ड, मतलब फिर दोबारा ऑल आउट वॉर हो जाएगी। और एंड आई डोंट नो व्हाई ईरान वांट्स दैट। ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो और एक मैसिव बॉम्बिंग रेड, ये पूरे 7 मुल्क अगर मिलकर 8 मुल्क, सोचिए आप, गल्फ़ की 6, इज़राइल और अमेरिका मिलकर बम्बारियाँ शुरू करे विथ ऑल देयर F-35, F-16, F-15 वगैरह। तो व्हाई डज ईरान वांट टू डू दैट? डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ईरान की पोजीशन जो है वो बड़ी सख्त हो गई है, और इस सख्त पोजीशन कैन लीड टू अ शॉर्ट वॉर और एनी काइंड ऑफ अ मिलिट्री कैंपेन अगेन? देखिए
डोनाल्ड ट्रंप को आइडियाज़ बाहर से भी आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो कह रही है कि खार्ग आइलैंड को उड़ा दें, हम्म, और दूसरी एक लॉबी कह रही है कि जो सदर्न आइलैंड्स हैं वहाँ पर ईरान के, उस पर कब्ज़ा कर लें। हम्म, तो अमेरिका के पास इतनी ट्रूप्स और इतनी मिलिट्री ज़रूर है कि वो इस तरह के आइलैंड्स को कब्ज़ा करके होल्ड कर सके। हम्म, सो दे कैन, मतलब दे कैन टेक दोज थिंग्स। सो क्या डोनाल्ड ट्रंप वो करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज उनमें कैजुअलिटीज ज़रूर होंगे। अगर ये ग्राउंड ट्रूप्स लैंड करते हैं खार के ऊपर उसको कब्ज़ा करने, वो कह रहे हैं कि खार को कब्ज़ा ना करें, उसको तबाह कर दें, ताकि ईरान की पूरी रिफाइनिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाए। उसको 10-20-25 साल लगेंगे रिपेयर करने, एंड टू बी एबल टू रिज्यूम एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल। और सो इट विल बी अ ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर अमेरिका। ईरान का उसमें डिटरेंस यही है कि मैं बुरी तरह से रिटेलिएट करूँगा अगेंस्ट अदर ऑयल फैसिलिटीज़। ठीक है, बट यू स्टिल कांट सेव योर ओन इकोनॉमी ना। ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि आप कह रहे हैं मेरी गाड़ी को आप जला दोगे तो मैं तुम्हारी गाड़ी जला दूंगा। ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ी तो नहीं बचेगी ना। तो आप बगैर गाड़ी के हो जाएंगे। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ डील फॉर ईरान। सो ईरान इज़ प्लेइंग है, जैसा पोकर में वो ब्लफ खेलते हैं ना। सो ईरान इज़ ब्लफिंग आई थिंक, एंड इज़ ऑल्सो बेटिंग कि ट्रम्प विल नॉट कॉल द ब्लफ। और मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प को कुछ भी सिग्नल मिल जाता है ना फ्रॉम शी जिनपिंग के आप चढ़ाई कर दें ईरान पर, ही विल कम बैक एंड स्टार्ट अटैकिंग ईरान अगेन, बिकॉज अब कुछ चारा ही नहीं रहा। मतलब लाइक व्हाट विल वी डू? या तो वो हार मान ले एंड मेक कंसेशंस टू ईरान, या ईरान पे हमला करे। इन दो चीज़ों के बाद, या ऐसे ही छोड़ दे। ऐसा सूरत हाल छोड़ नहीं सकते वो। एक तो एक गैर ज़रूरी हंड्रेड ऑफ, मतलब लिटरली मिलियंस ऑफ डॉलर्स रोज़ का खर्चा हो रहा है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हो रहा है बाय मेंटेनिंग द आर्मी। इतनी मतलब फॉरवर्ड पोजीशन में जो फौज मेंटेन किया हुआ है यूएस, इस कॉस्टिंग द यूएस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 300 400 500 के करीब। तो उसके पास कोई चारा ही नहीं है। तो जो तीन ऑप्शंस है, एक ये कि ठीक है कंसेशंस कर दे, ईरान की शर्तें मान ले और ख़त्म कर दे। तो उसका तो यहाँ पे तो बहुत ही डोमेस्टिक पब्लिक बहुत ही क्रिटिसाइज़ करने वाली है, ख़ुद रिपब्लिकन्स क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसे ही रहने दें, विच इज़ अनटेनेबल, क्योंकि महंगाई, तेल की कीमत अब कैलिफोर्निया में $6 हो गई है। तो तीसरी चीज़ ये है कि वो अटैक करें, एंड ही माइट चूज़ टू अटैक इन द होप के ईरान माइट मेक कंसेशंस। और खाली अटैक करने से नहीं होगा, इट विल हैव टू बी ए वेरी डिसाइसिव ब्लो ना। एक ऐसा अटैक करें जिससे कैलकुलेशन में फ़र्क आए, एंड दैट विल हैव टू बी। अगर और कोई एयरपोर्ट तबाह कर दे या कोई टनल या 5-10 ब्रिजेस तोड़े, तो उससे कुछ नहीं होने वाला ईरान के। दे आर नॉट गोइंग टू मूव ऑन दैट, बट दे विल हैव टू टारगेट समथिंग वेरी स्पेसिफिक, वेरी बिग, वरना वो मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं होगा ईरान का। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन टू साउथ एशिया, जरा हमें बताएं, ये आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। ये इसको व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस स्टेटमेंट कि जब ये कहें जी कि डायलॉग होना चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने चाहिए, मतलब ये पाकिस्तान को तो नहीं समझ आ रही कि ये क्या चेंज ऑफ माइंड है इंडिया के अंदर, या कि आरएसएस एडवाइस कर रही है गवर्नमेंट को कि आपने इतना टाइम ज़ाया किया है, ये गलत किया है। व्हाट डू यू से सर? वो मुहावरा नहीं है, निन्यानो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो मुझे लगता है आरएसएस का भी ऐसा ही सूरत। आरएसएस इज ट्राइंग टू क्लीन अप इट्स इमेज। तो पिछले 2-3 हफ्तों में कई चीज़ें हुई। एक कि वो खुद यहाँ आए, और जो हडसन इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में मैंने तफसीलन एक आर्टिकल लिखा है, जो शायद आज फ्रंटलाइन मैगज़ीन जो रिलीज़ हुआ उसमें आया है, और इससे पहले भी वो उनके वेबसाइट पे भी पब्लिश किया। मैंने पूरी कॉन्फ्रेंस की समरी भी दी, और ये जो हॉस बोले हैं इनका नाम नंबर 2 जो बात कर, फिर उन्होंने एनपीआर में इंटरव्यू दिया जहाँ पे पोल खुल गई कि आरएसएस ने एक लॉबिस्ट को हायर किया हुआ है, और दे आर ट्राइंग टू चेंज द इमेज ऑफ आरएसएस।
और फिर अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज किया जाए। और फिर अजीत दोवल ने जाके एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम हैं ज़फ़र सारिशवाला, उनसे मुलाकात की और एक बड़ा डायलॉग मार दिया उन्होंने धुरंधर की तरह, हम एक कश्ती में हैं, अगर नदी पार करेंगे तो साथ साथ, यानी हिंदू मुस्लिम, और डूबेंगे तो साथ साथ, इस तरह के उन्होंने। मैंने एक्चुअली पूरा एक शो किया ज़फ़र सारिशवाला के साथ कि भाई अगर ये बात है तो फिर वाई आर मुस्लिम्स अनसेफ इन इंडिया। आप तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, आपका काम है सिटीजन। देखिए आप बंगाल के बाद अभी कितने मस्जिदों को, मुस्लिम बिजनेसेस को तोड़ा जा रहा है। ही इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग इंडियंस, इनका काम ही ये है। क्या आप रिलीजन देख के प्रोटेक्ट कर रहे हो क्या? What kind of a national security advisor you are that I will only protect Hindu Indians and not Muslim Indians? You are a national security advisor of India, not Hindus. Anyway, तो मुझे लगता है कि RSS चाह रहा है दो चीज़ें। एक कि उसके ऊपर सैफरन टेरर का वो धब्बा ना लग जाए, जैसा इस्लामिक टेरर एक लव बन गया है इंटरनेशनल। अब खुल के लोग इस्तेमाल करते हैं लव, इस्लामिक टेरर, और कोई उनको इस्लामोफोबिक नहीं कहता। कैसा कहेंगे? हमास है, हिजबुल्लाह है, ये तमाशे कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, अलकायदा है, तालिबान है। ये जब तक ये इस तरह के मुस्लिम ग्रुप्स गंद करते रहे, यू कैन ऑलवेज अटैक इस्लाम एंड मुस्लिम्स बाय सेइंग आई एम नॉट अटैकिंग इस्लाम एंड मुस्लिम्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज टेररिस्ट। तो हिंदुइज्म के साथ भी वो हो जाएगा कि वो आरएसएस की हरकतों पर हिंदुइज्म को अटैक करेंगे, और अगर उनको आप चैलेंज करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं मैं तो आरएसएस की बात कर रहा हूँ। देखो वहाँ पे आज देखिए मणिपुर में शायद कोई क्रिश्चियन लीडर को मार डाल दिया। तो इस तरह की चीज़ें रोज़ हो रहे हैं। माइनॉरिटीज़ पे जो जुल्म हो रहा है फ्रॉम हिंदू गैंगस्टर्स हु आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट्स, तो वो इमेज चेंज करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको देखिए, मेरे बाल नहीं है, मैं कितने भी लॉबिस्ट को हायर कर लूँ, कितने भी लोगों के सामने कर दूँ कि मुख्तदर खान के बाल बहुत ज़बरदस्त थे, मुझे आप एक झलक देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि ये सारी बातें झूठी है। तो प्रोपागेंडा विल ऑलवेज कोलैप्स इन फ्रंट ऑफ रियलिटी। अगर आरएसएस अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो कितना भी वो स्पिन करे, कितने भी आर्टिकल्स करे, द मोमेंट इट एक्ट्स इट विल बिकम वेरी क्लियर कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इडियोलॉजिकल, एंटी माइनॉरिटी, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये। तो वो ट्राई कर रहे हैं टू चेंज देयर इमेज। मुझे लगता है कि इमेज चेंज करने की, देखिए फॉर एग्जांपल मोहन भागवत जो इनके बॉस हैं, उन्होंने कई बार कहा कि भाई क्यों कर रहे हैं हम इस तरह से, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। बजरंग दल को बैन करें फिर पता चलेगा, देन यू विल नो कि देयर आर सम सीरियस एक्शंस कमिंग। दैट्स ए डोमेस्टिक टेररिस्ट ग्रुप है, उसको आप खुला छोड़े, वो जाके वो लोगों को रोज़ दिन पर दिन हरास करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, मारते रहते हैं, और वीडियोस भी लगाते रहते हैं। दे आर सो कॉन्फिडेंट कि सरकार उनको, उनकी गुंडागर्दी को कुछ नहीं कहेगी। राइट, सो दैट इज द होल सिचुएशन। आरएसएस ट्राई कर रहा है टू ट्रेन इट्स इमेज। पैसा बहुत हो गया है उनके पास, सो दे आर सेइंग चलो इन्वेस्ट करके देखते हैं, एक 100-200 मिलियन डॉलर, we'll see what happens. But it is also possible कि they have a global agenda, तो वो एक्टिव होना चाह रहे हैं इन फॉरेन कंट्रीज ओपनली, तो इसलिए वो अपना इमेज चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए ये जो विवेक रामास्वामी है ना, उसकी कैंपेन्स देखिए, जब भी वो रिलीजन की बात करता है, ही टॉक्स अबाउट हिंदुइज्म एज इफ इट इज ए मोनोथीस्टिक रिलीजन। वी बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड, इस तरह की बातें करते हैं। ट्राइज टू मेक क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म लुक ए लॉट लाइक एब्राहमिक रिलीजन, क्योंकि उसको पता है कि नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स को ये बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। देखिए इस्लाम इज़ क्लोजर टू क्रिश्चियनिटी देन जुडाइज़म। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की कोई हैसियत नहीं है इन जुडाइज़म। दे हैव एब्सोल्युटली नो, टोटल रिजेक्शन है ऑफ द एनी religious reality of Jesus Christ is rejected by Jews, but Muslims embrace Isa alayhi salam as a prophet. हम ईसा अलैहि सलाम कहते हैं।
उसके बावजूद इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा है टू ऑफ इस्लामोफोबिया इन दिस कंट्री दैट मेनी पीपल डोंट रियलाइज दैट. बट हिंदुइज्म में तो कुछ भी नहीं है ना, शेयर्ड एब्राहमिक ट्रेडिशन, और ऊपर से आइडल वर्शिप भी है बहुत ज़्यादा. सो हालांकि कैथलिक्स भी काफ़ी आइडल वर्शिप करते हैं, आप उनके चर्च में जाके देखिए पुतले लगे हुए रहते हैं मरियम के और ईसा अलैहिस्सलाम के. बट द पॉइंट इज के there is an attempt to whitewash Hinduism also and try to show it as a monotheistic religion, जिसमें RSS भी जैसा हॉस बोले ने जो बातें की इन हडसन इंस्टीट्यूट में, मुझे हंसी आ रही थी. वी आर इन परस्यूट ऑफ वननेस कह रहे हैं, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम तौहीद की तलाश में. इट इज साउंडेड लाइक दैट. सो ही इज ट्राइंग टू प्रोपेगेंडाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. And we'll see what happens. And I think it's a good thing because जब आदमी अपनी इमेज बदलने के लिए कोशिश करता है तो शायद उसके बिहेवियर में भी तब्दीली आ जाए. लेट्स होप. बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं. पाकिस्तान में तभी इस पर बहस नहीं हो रही, ना बात हुई है, क्योंकि जब तक इंडियन गवर्नमेंट ना इस पर बात करे या बीजेपी के अंदर चीज़ें ना आए या फॉरेन ऑफिस ना कुछ करे, तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट माइंडसेट है. अभी तो शायद इस पर हम बात ना करें. आपकी मतलब मैं देख रहा था कि देयर इज वेरी लिटिल, मतलब जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है बड़ा थिन है पाकिस्तान में आजकल on some of these issues, you know, because I'm not sure that Pakistan has had a serious dialogue about Hindu nationalism except rejecting it. मतलब इमरान खान बोला करते थे RSS के खिलाफ और हिंदू नेशनल, बट फॉर ए कंट्री दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजियस नेशनलिज्म, पाकिस्तान खुद, इनफैक्ट पाकिस्तान खुद कहता है कि द ओनली कंट्री दैट इज़ बॉर्न ऑन ला इलाहा इल्लल्लाह, यही नारा लगता है ना. तो फॉर ए कंट्री दैट इज़ बॉर्न ऑन रिलीजियस नेशनल, दुनिया में दो ही हैं, इज़राइल और पाकिस्तान, जो रिलीजियस नेशनलिज्म के बेसिस पे बने हैं. तो फॉर ए कंट्री टू दैट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस नेशनलिज्म, उनके पास मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हिंदू नेशनलिज्म को समझने की काबिलियत पाकिस्तान में होनी चाहिए इज़राइल के अलावा. सो बट आई डोंट सी ए सीरियस डिस्कशन, बिकॉज आप कुछ भी कर ले, यू कांट एंड इट ना. वो तो इंडिया के अंदर है एंड इट हैज़ डेमोक्रेटिक क्लाउड. अब देखें आप, मोदी पूरा का पूरा ऑरेंज कर दिया है, सिवाय साउथ के और कश्मीर के, बाकी का पूरा ऑरेंज हो गया है भारत. So, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PMF and the People's Party, they don't bring religion in politics now. They don't talk on that. Other than तकरीरों में थोड़ी बहुत बात कर दी, अल्लाह रसूल ये वो, मतलब हल्की फुल्की, वो भी उसको मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगते. इमरान खान सियासत करता था, मजहबी सियासत उसने की. पहले वो नहीं करता था, बाद में उसने शुरू कर दी, उसको पता चला मैंने वोट कैसे लेने हैं, और वो हुआ. बाकी ये RSS एंड इन लोगों के ऊपर थिंक टैंक्स में काफ़ी बात होती है, और बहुत जब भी इंडिया के ऊपर बात होती है तो यहीं से बात होती है. हम तो यहाँ पे लफ्ज़ बोलते हैं सैफरॉन टेररिज्म, पाकिस्तान में तो इस हद तक चीज़ें चलती हैं. सो द पीपल टॉक ऑन दैट, लेकिन उसका डिफरेंट, उसकी कॉनोटेशन प्लेटफॉर्म्स बड़े डिफरेंट है. पोलिटिकल क्लास नहीं बात करती. पोलिटिकल क्लास उसको नॉर्मली बड़े कम लोग हैं, अमूमन अवॉइड किया जाता है. पाकिस्तान के पोलिटिकल कल्चर में इंडिया पे बड़ी केयरफुल बात होती भी है. मोदी ये कर देंगे वो कर देंगे जब इंडिया चल रहा है, लेकिन सारा टाइम वॉर टाइम रेटरिक, नंबर, वोट लेना, ये वो फार्मूला नहीं है जो मुझे नजर आता है. ठीक है, पहले हुआ करता था, लेकिन अभी इन्होंने काफी चेंज कर दिया. ये जो लीडर हैं, ये 4 दफा वजीर आजम बन गए, इनको पता है कि चीजें कैसे चलनी है. पार्टीज बड़ी इंग्रेस कर गई हैं सिस्टम के अंदर, और तो मेरा ख्याल है ये. और फिर कौन सा कोई डायलॉग शुरू हो गया है, तो मेरा इंडिया को ये प्रॉब्लम है कि आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात करना चाहे तो जितना उन्होंने माहौल गर्म करके रखा है, लोग ही उनसे पूछेंगे क्या कर रहे हो. तो पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है. जैसे 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, तो इंडिया को बड़ी कोशिश करके लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा था, यार ये बस इतना कुछ चलने दो. मुझे याद है इंडिया के एंकर हमें फ़ोन करते थे कि ये चीज़ ठीक है, मंजूर है हमें, ये हमें ऊपर से भी कहा जा रहा है. तो अदर देन दैट, ये इस तरह. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती. थैंक यू. Thank you.